नमस्ते एंड वेलकम बैक टू गौरव सर की क्लास। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आता है आपके पेपर के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, ये सभी स्किल्स सब्जेक्ट्स के अंदर ये टॉपिक आता है, चाहे वो रिटेलिंग हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो बैंकिंग हो। जिन जिन बच्चों ने ये एडिशनल स्किल्स सब्जेक्ट ले रखे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टॉपिक सब में आता है। तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को बताना। एंड बिफोर आई मूव अहेड, बहुत 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 थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जो आप लोगों से प्यार मुझे मिल रहा है। आई हैव अचीव्ड 1000 सब्सक्राइबर्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव, आप सबको प्यार से। और जो वॉच ओवर था वो भी हो चुका है। इवन अभी मैं सीबीएसई की बैंकिंग एज अ बैंकिंग प्रैक्टिकल के लिए एज एन एक्सटर्नल गया था, तो वहाँ जो मुझे प्यार आप लोगों से मिला, थैंक यू सो मच गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा। और वहीं से मुझे पता लगा कि बच्चों ने बोला सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर प्लीज़ बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी बिजनेस स्टडीज़ की रोक के मैं पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर बनाऊंगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आप अपने उन सब दोस्तों को भी बता सकते हो कि जिनके पास वेब एप्लीकेशन, जिनके पास रिटेलिंग, जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप और भी बहुत सारे ऐसे स्किल सब्जेक्ट है, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उसके अंदर है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टॉपिक बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, और ये क्यों सीबीएसई ने इसके अंदर ऐड ऑन किया हमारे बाकी सब स्किल सब्जेक्ट्स के साथ, इसको क्यों ऐड किया। क्योंकि इन स्किल्स के साथ अगर मेरे को बैंकिंग क्या होती है मुझे समझ आ गया, रिटेलिंग क्या होती है मुझे समझ आ गया, वेब एप्लीकेशन क्या होता है मुझे समझ आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसकी पूरी डिटेल मैंने समझ ली। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। उनको उन जो चीज़ें हमने सीखी उसको एम्प्लॉय कैसे करें, अपने काम में आगे उसको कैसे यूज़ में लाएं, तो उसकी स्किल्स सिखाई जाती है। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर टोटल 5 यूनिट्स है, और ये आपके 9th क्लास ऑनवर्ड्स शुरू हो जाती है। बट राइट नाउ अभी मैं 12th के परस्पेक्टिव से ही बना रहा हूँ। तभी आपने देखा होगा मैंने जो चैप्टर लिखा है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स 4। ये 4 का मतलब क्या है, जो 9th में भी जिन स्कूलों में शुरू हो चुकी होती है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, उसमें चैप्टर के नेम सबके सेम है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा और उसके लेवल को इम्प्रूव किया जाता है और उसको डीप नॉलेज दी जाती है। तो अगर आप 9th वाली बुक में इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स 1, देन 10th में 2, 11th में 3 एंड 12th में कम्युनिकेशन स्किल्स 4। दिस इज द हाईएस्ट लेवल। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसको फटाफट से शुरू करता हूँ, ज़्यादा और बड़ा एलेबोरेट नहीं करेंगे। हाँ, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर तो बाद में जाते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। स्टेप 2, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के अंदर ही हमारी लिसनिंग स्किल्स आती है। एंड नंबर 1 इज बेसिक राइटिंग स्किल्स। यार ये मैं अभी कम्युनिकेशन से राइटिंग और लिसनिंग पे क्यों जा रहा हूँ, तो सुनो भाई, सबसे पहले कम्युनिकेशन ही बता देता हूँ। कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स विच आई एम डूइंग राइट नाउ विद यू, जो मैं आप लोगों के साथ अभी कर रहा हूँ। एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, जो मेरे पास आइडिया, मेरे जो थॉट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज अ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो होती है इसके अंदर हमारे अगर डीप में जाएं तो 4 चीज़ें आती हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है। लिसनिंग कम्युनिकेशन क्या आता है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, दीज ऑल आर द की स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो लेकिन इस कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर के अंदर हम 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, एक लिसनिंग और दूसरा बेसिक राइटिंग स्किल्स। राइटिंग, मुझे याद है एक फ्रेज मैंने पढ़ा था जब आई वॉज जॉब कर रहा था, मैं एमबीए करने के बाद एक आईटी कंपनी में। तो वहाँ पे एक चीज़ आई थी कि एक चीज़ पढ़ी थी, सॉरी, एक चीज़ पढ़ी थी, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेस इन योर लाइफ, फर्स्ट बी अ गुड लिसनर।
बी अ गुड लिसनर। अगर हम अच्छे लिसनर बन गए ना तो हमारे लिए सक्सेस को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल का ही एक पार्ट है। तो जब हम कहीं जॉब करते हैं या मैं अपना भी कोई बिजनेस करता हूँ, लाइक वेब ऐप करने के बाद मैं कुछ आईटी से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के बाद आई एम स्टार्टिंग विद सम न्यू एंटरप्रेन्योरल यूनिट, तो उन सब के लिए मेरे अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सबसे पहला पार्ट कम्युनिकेशन स्किल आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बी अ गुड लिसनर, अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के लिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंड बेसिक राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स आपका कम्युनिकेशन के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ें मेन सीखेंगे, लिसनिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बाद में डिस्कस करके बताऊंगा आप लोगों को। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं, समझे, क्योंकि समझोगे तभी क्वेश्चन भी समझ आएगा। पहले क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या क्वेश्चन है ना। तो पहले समझते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। सो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स फॉर एन इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ नॉलेज। तो उसको जब हम एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हमें 4 की स्किल्स चाहिए होती है। कम्युनिकेशन के लिए, एक्सचेंज के लिए 4 स्किल्स, दैट यू शुड बी अ गुड लिसनर, गुड स्पीकर, रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड राइटिंग। दीज आर द 4 स्किल्स दैट यू शुड हैव फॉर द कम्युनिकेशन। नाउ मूविंग अहेड विद द कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हम आते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये जिन लोगों के पास कॉमर्स फील्ड जो जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है, बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, उसके अंदर कम्युनिकेशन का प्रोसेस दे रखा है, तो उनके लिए तो ये आसान हो जाएगा। तो बाकी जिनके पास नहीं है उनको मैं फटाफट से बता देता हूँ ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होता है सेंडर, यानी कि अगर मैं आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, अगर मैं सेंडर ही नहीं हूँ तो हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले आया हमारा सेंडर, सॉरी सेंडर। सेंडर के बाद हमारे पास क्या आया, एनकोडिंग। सेंडर, एनकोडिंग क्या होता है, एनकोड करना। देखो, जो मैं शेयर कर रहा हूँ अपने आइडियाज एंड थॉट्स विद यू, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हुई, सेंडर। अब मेरे पास जो ये ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो आइडियाज़ है, वो मैं अपने दिमाग में एनकोड कर रहा हूँ कि आप कैसी लैंग्वेज, क्या वर्ड यूज़ करूँ जिससे आपको वो बेस्ट समझ आए। सो बोलने से पहले मैं फटाफट उसको, मेरे दिमाग में वो क्या हो रहा है, एनकोड हो रहा है। तो सेंडर, देन एनकोडिंग। एनकोडिंग किया कि आपको कौन ऐसे क्या वर्ड यूज़ करूँ, क्या आइडियाज़, क्या लैंग्वेज यूज़ करूँ जिससे कि आपको वो समझ आए। एनकोडिंग किया। एनकोडिंग के बाद हमारा चैनल, यानी कि मीडियम। चैनल इज़ नॉट अबाउट दिस यूट्यूब चैनल, चैनल इज़ अ मीडियम। लाइक आपका क्लासरूम होता है वो आपका मीडियम है। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो आपका ऑफिस हॉल है या ऑफिस रूम है, वो आप अपने मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो दैट ऑफिस इज़ अ मीडियम, इज़ अ चैनल। अगर वो ही ना होता तो हमारा कम्युनिकेशन ना होता। तो तीसरी चीज़ हमें चाहिए, सबसे पहले सेंडर। सेंडर क्या करेगा, मैसेज को अपने एनकोड करेगा। एनकोड से फिर वो थ्रू अ चैनल, दैट इज थ्रू अ मीडियम, ही विल ट्रांसफर टू द लिसनर। अब वो लिसनर को जब भेजने से पहले वो क्या करेगा, डी कोड करेगा। आपके चैनल से जो मैसेज गया उसको वो डी कोड करेगा, एंड देन यू नीड अ रिसीवर, 5th पॉइंट। एंड रिसीवर जो उसको समझने के बाद अपना देगा फीडबैक। सो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये 6 स्टेप आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कि इस चैप्टर का मेन आउटकम हम क्या करेंगे, लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। फिर बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर कि कम्युनिकेशन होता क्या है, इंट्रोड्यूस किया। उसके लिए उसके अंदर क्या 4 स्किल्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, लिसनिंग, राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, एंड कौन सा रह गया, रीडिंग। सो दीज आर द 4 स्किल्स यू नीड फॉर योर गुड कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कम्युनिकेशन की प्रोसेस। अब आते हैं एक्टिव लिसनिंग। अब हमारा ये लिसनिंग जो मैंने बताया था ना, एक्टिव लिसनिंग, तो ये इसके ऊपर शुरू हो जाएगा। एक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन का ही मेन पार्ट। ये लिसनिंग होता क्या है,
लिसन, सुनना भाई, है ना। तो टू बी अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू नीड टू बी अ फर्स्ट यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। मैं अपनी क्लास में जब बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ तो सबसे पहले बोलता हूँ, भाई देखो हमारा मन ना बहुत चंचल है, ये एक पल में यहाँ और एक पल में वहाँ। एक क्वेश्चन था जब मैं छोटी क्लास में था, आई डोंट रिमेम्बर, 8th-9th क्लास में एक हिंदी के टीचर आए थे तो उन्होंने पूछा कि सबसे तेज गति दुनिया में किसकी है। 9th-10th की बात है, याद आ गया। तो सबसे तेज गति किसकी है, उस समय साइंस पढ़ी थी, हाँ भाई लाइट हैज़ अ फास्टेस्ट स्पीड। अब तो फिर टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन सबसे तेज गति ना लाइट की भी नहीं है, सबसे तेज गति है मन की। विद इन अ सेकेंड आपको ऑस्ट्रेलिया, आपको अमेरिका, आप कहीं भी घूम के आए हो, वहां से आए हो और आप बैठे बैठे 1 सेकेंड में आप वहां पहुंच जाते हो। या फिर हम लोग जब बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं यार आज शाम को उसके साथ जाना है, वो खाऊंगा, वो पीऊंगा, ये सब चीजें, मन 1 मिनट में गया और 1 मिनट में वापस। तो मन से तेज गति किसकी नहीं है। तो इसलिए मैं सबको अपनी क्लास में सबसे पहले बोलता हूँ, मन चंचल है, चला जाएगा वापस आएगा, तो पूछ जरूर लेना कि सर एक बार और बता दो, मैंने सुना नहीं था। सुना मतलब लिसनिंग। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अगर आपने लिसनिंग नहीं करी तो जो अभी मैं आपको बता रहा हूं तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपको लिसनर बनना पड़ेगा, सबसे जरूरी। तो वही चीज इसको आज हम पढ़ेंगे कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के लिए हमें क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं कि हम एक अच्छे लिसनर बन सके। सबसे पहला अटेंटिवनेस। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसके बिना। तो अटेंटिवनेस हम सबको पता है कि बहुत ध्यान से फोकस रहना है। अगर मैं इधर उधर ध्यान दे रहा हूँ तो मैं लिसनर तो बन ही नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए फोकस ऑन स्पीकर, जो बोल रहा है आपको, जो आपको कोई समझाना चाह रहा है उसको फोकस करें। एंड साथ में नॉन वर्बल क्यूज उसको देने हैं। नॉन वर्बल क्यूज मतलब कि आप उसको कर रहे हो, या उसको आप आई टू आई कांटेक्ट कर रहे हो, आप थोड़ी सी अपनी नेक ऊपर नीचे करके कर रहे हो, तो इससे पता लगता है कि आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं। पहला कंपोनेंट। दूसरा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब हो गया एक तरह का ये दिखाना कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ और मैं आपकी बातों को विश्वास कर रहा हूँ, जो आप मुझे बता रहे हैं वो सही है। तो उससे भी आपकी कम्युनिकेशन जो है, सामने वाले को भी लगेगा हाँ यार ये बंदा मेरे को बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो वो भी कोशिश करेगा कि अपना बेस्ट आपको नॉलेज दे। तो एम्पैथी के अंदर पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, मतलब कि आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के उनके तरह फील करो, तभी आप उसको शायद और बेहतर से सुन पाओगे और उसको समझ पाओगे, है ना। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप सीनियर क्लास में अपने पढ़ने का थोड़ा, जैसे कि बिजनेस स्टडीज है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, इतने सारे सर सब पॉइंट है, कैसे याद करें। तो मैं समझाता हूँ कि इमेजिन करो, रट्टा मत मारो, अपने आप को उस जगह पे रखो कि मैं अगर मैनेजर होता तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते, फर्स्ट चैप्टर है ना। मैं अगर मैनेजमेंट होता तो मैं क्या करता, है ना। तो प्लानिंग करता, कंट्रोलिंग करता, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली इमेजिन करके, तो अपने पुट योर सेल्फ इन देयर शूज। सो टू बिकम अ गुड लिसनर ऑल्सो यू नीड टू डू दैट। नेक्स्ट, अवॉइडिंग इंटरप्शन। पेशेंस रखनी है। इंटरप्शन अगर थोड़ी आ रही है तो थोड़ा पॉज कर दिया उसको, अगर अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, या फिर क्लास चल रही है उसमें इंटरप्शन हुआ, तो पेशेंस रखना है, अपने पेशेंस को लूज नहीं करना, कंसंट्रेट रखना है अपने टॉपिक पे, इधर उधर ध्यान नहीं देना, पेशेंस। देन क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन इज ऑल्सो अ की कंपोनेंट। तो अभी पहला हमने पढ़ा अटेंटिवनेस, then empathy, avoiding interruption, clarification. Clarification, paraphrase and summarize. Paraphrase and क्या होता है, जैसे कि मैं भी अभी कर रहा हूँ कि आप अच्छे से मेरी बात सुने और उसको याद रख सके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैराफ्रेज का मतलब दोबारा से रीकैप करना। मैं रीकैप कर रहा हूँ, ओके हमने ये चीज़ें पढ़ी, तो पैराफ्रेज हो रहा है, समराइज कर रहे हैं उसे कि अच्छा हमने ये पढ़ा। सो
आपकी लिसनिंग अच्छी करने के लिए आपको ये चीज़ें अपनी चीज़ों में ध्यान रखनी है वाइल कम्युनिकेटिंग। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और फिर जब हो जाए अच्छा समझ आ गया सबको, हाँ जी आ गया, तो किसी को कोई डाउट है ओपन एंडेड कोई भी किसी भी तरह का, कई बार क्या होता है हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है और वो आप उसको अगर निगलेक्ट कर देते हो तो इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक ब्ला ब्ला, तो उससे क्या होता है कम्युनिकेशन, फिर दूसरे बंदों की हिम्मत नहीं होगी यार इसने उसको टोक दिया तो फिर तो आस्क ओपन एंडेड, अरे ओपन एंडेड भाई कहीं मर्जी से पूछ, आज तो मैं तेरे को सब कुछ देने के लिए बैठा हूँ रिलेटेड टू द क्लास। देन हम चलते हैं आगे, फीडबैक। फीडबैक लेते हैं कम्युनिकेशन की, जैसे मैंने भी बोला मैं अपनी क्लास में अक्सर बच्चों से अच्छा सबको समझ आ गया और फिर उसके बाद मैं चेक भी करता हूँ झूठ तो नहीं बोल रहा, हाँ सबको आ गया, चल पता भाई क्या समझ आया मैंने क्या समझाया। सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू इन माय क्लास। तो रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्स, अवॉइड जजमेंट। आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनानी है तो ये चेक करने के लिए, जैसे मैंने अभी बोला अवॉइड जजमेंट, मेरे से अगर कोई बोलते ना हाँ सर आ गया, तो मैं जजमेंट अवॉइड जजमेंट, मैं उनको ऐसे उनके हाँ बोलने पे जज नहीं करता, मैं बोलता चल पता क्या बताया। सो टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव दीज आर द कंपोनेंट्स, अटेंटिवनेस, एम्पैथी, अवॉइड इंटरप्शन, क्लैरिफिकेशन, फीडबैक एंड इसके ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैंने निचोड़ निकाल के रखा है। एंड देन लास्ट रिमेम्बरिंग, मेंटल नोट्स, दिमाग में रिकैप करना कि क्या क्या आज हमने पढ़ा, और रिकॉल इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन रिकॉल करना। अच्छा ये रिकॉल इन्फॉर्मेशन या मेंटल नोट्स जो मैंने आपको बोला ये क्या है, जो ये मैंने माइंड मैप बनाया है ना, ये इसीलिए जब मैं 12th में था तो मैं इस तरह से पढ़ता था और मुझे लगता है कि और फिर एक बार आंख बंद करके हाँ पहले ये था फिर ये था फिर ये था, इस तरह से दिमाग में। यार ये तो आप सबके साथ होता है, जब आप 6th 7th क्लास में थे कभी एसएसटी का आंसर लिख रहे होते थे, एक वर्ड भूल जाते थे, आंख बंद करते थे, यार कॉपी के पेज के उस तरफ यार ये वाला एक वर्ड था, क्या वर्ड था, तो वो कॉपी का पेज के इस कोने पे ये वर्ड था, वो दिमाग में बैठ रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जो सुना होता है याद क्या होता है वो भूल जाते हैं, लेकिन जो देखा होता है जो फील किया होता है वो याद रहता है। तो इसीलिए जो आपने ये किया इसको आईज क्लोज करके एक बार रिकॉल करना है, इसको इमेजिनेशन में लेके जाना है, अच्छा अगर मैं ये होता तो मैं ये चीज़ करता, मैं ये करता। तो अपनी लिसनिंग स्किल्स को के लिए जो आपके पॉइंट्स हैं की कंपोनेंट, उसको आप कैसे अगर याद रख सकते हो अपने आप को, जो उन्होंने बोला एम्पैथी, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, तो आप मेरी जगह पे अपने आप को रखें और इसके पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करने के लिए क्या कि अगर मैं एक गुड लिसनर बनना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस या मेरे क्लास में जो मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो अच्छे तरह से सुने, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को अटेंटिवनेस रखनी चाहिए, एम्पैथी, मेरे को आई नीड टू कीप माई सेल्फ इन योर शूज, अवॉइडिंग इंटरप्शन, क्लैरिफिकेशन, ओके क्लैरिफाई हो गया है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसको रीफ्रेज करना दोबारा से, फीडबैक लेना एंड रिमेम्बरिंग लास्ट में कि हमने क्या क्या किया। सो दीज आर द पॉइंट्स टिल नाउ वी हैड कवर इंट्रोडक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिव लिसनिंग के की कंपोनेंट्स। अभी और भी है, अगली क्लास में इसको और कंटिन्यू करूँगा और या तो कोशिश करूँगा कि इसको मर्ज करके एक वीडियो आपके लिए बना के भेजूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गौरव सर की क्लास। अगर कोई डाउट हुआ या कोई चीज़ नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग, नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गौरव सर की क्लास। जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर एक क्लास स्टार्ट करी थी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लिसनिंग स्किल्स के बारे में, आज उसी को थोड़ा और कंटिन्यू करते हुए चलते हैं लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। सो एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्टार्ट विद लिसनिंग, मतलब हमारा जब कम्युनिकेशन जो चैप्टर जो हमने पढ़ा था, कम्युनिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था हम मेन दो चीज़ें करेंगे, लिसनिंग और राइटिंग स्किल्स। तो लिसनिंग के ऊपर उसने बुलाया कि कोई भी कम्युनिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो लिसनिंग इज स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन, स्टार्ट विद द लिसनिंग। अगर आप मेरे को नहीं लिसन करोगे तो हमारा जो एक कन्वर्सेशन है या ये जो कम्युनिकेशन मैं आपको कर रहा हूँ वो वेस्टफुल है। तो लिसनिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन।
It is important to learn to give undivided attention to a person with whom a conversation is taking place. यानी कि listening बहुत ज़रूरी है. कल वाली क्लास में बताया था listening is one of the important thing that you can, जो अपने अंदर आप inculcate करोगे तो आपको you can become a successful person in your life. तो बहुत अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए लिसनिंग स्किल्स के ऊपर आते हैं. अब क्वेश्चन आता है पहला कि रीजंस व्हाई लिसनिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट. लिसनिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, वी लिसन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. अगर सुनेंगे नहीं तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. नंबर 2, वी लिसन टू अंडरस्टैंड. हम किसी सामने वाले को, तो आपको किसी के फायदे देने हैं तो आप ये बताओगे ना भाई कि अगर मैं सुनूंगा तभी तो मैं समझूंगा. तो वी लिसन टू अंडरस्टैंड. देन we listen to enjoy, we listen to learn, we listen to build and maintain relationship. अगर सुनूंगा नहीं तो भाई बात भी कौन करेगा मेरे से. अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात सुने तो पहले आपको उसकी भी सुननी पड़ेगी. तो we listen to build and maintain relationships, we listen to resolve conflicts. अगर बात नहीं सुनेंगे या बात नहीं करेंगे तो इससे हमारे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं. So these are the reasons कि हमें listening important क्यों है. So let's move ahead. अब हम आते हैं इस पे. Without the ability of listen attentively, message cannot be easily understood. Misunderstood हो जाएगा अगर हम उसे सही तरह से नहीं समझेंगे तो. और सामने वाला easily become frustrated and irritated. अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो वो frustrate हो जाएगा. तो listening is very important. कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, बात को समझने के लिए, अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए. तो देखो कितना आसान है. अगर नहीं याद हो रहा तो यार ये भी आसान तरीके से आप, आजकल आप लोग बहुत जल्दी बड़े हो जाते हो तो एंड गेट इनटू अ रिलेशनशिप्स इन सो अर्ली एज. तो उस रिलेशनशिप में भी जब हम आते हैं तो अगर सामने वाले की बात नहीं सुनते तो हमारे आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मिसअंडरस्टूड होता है. तो लिसनिंग वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है. सेम वे जब हम यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करते हैं तो ये भी, अभी मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा था क्योंकि अभी आप इस चीज़ को फेस करते हो. अगर आप अपनी फ्रेंड की बात नहीं सुनोगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगी और आपसे बात नहीं करेगी, तो आपको उसको सुनना पड़ेगा टू मेंटेन अ रिलेशनशिप. तो इस तरह से आप याद सकते हो इसकी इम्पोर्टेंस. और जब हम बाहर जाते हैं, दैट मीन्स वंस वी आर इनटू अ जॉब और प्रोफेशनल लाइफ, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर यहाँ पे इम्पोर्टेंस वही सेम रहते हैं कि आप अपने बॉस की बात नहीं सुनोगे तो मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा. आपके जो मैनेजर है या जो भी आपके साथ कलीग है, आपके रिलेशन अच्छे बनाने के लिए वहाँ पे लिसनिंग उनकी भी अच्छी करनी पड़ेगी. कन्फ्लिक्ट्स ना हो तो उनको लिसन करना पड़ेगा. तो ये मैं अभी आपकी रियल लाइफ से इसलिए रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आप उसको याद आसानी से कर पाएंगे. आगे चलते हैं. नाउ देयर इज अ पार्ट एक्टिव लिसनिंग. कि हालांकि मैंने आप लोगों को ये पॉइंट हम लोगों ने करे थे कल वाली क्लास में कि हम अपनी लिसनिंग को क्या टूल्स है, क्या एलिमेंट्स है जो हम अपनी जो लर्निंग होती है, लिसनिंग होती है, उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं. तो एक्टिव लिसनिंग के लिए हमारे जो दी वेरियस फैक्टर जो हमारी लिसनिंग को इफेक्ट करते हैं. नंबर 1, आई टू आई कॉन्टेक्ट. जितना ज़्यादा हम आई टू आई कॉन्टेक्ट करके देखेंगे तो हमारा लिसनिंग स्किल्स जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं. उससे पता लगता है सामने वाला सुन रहा है. लेकिन समटाइम इट ऑल्सो हैपेंस कि जब हम आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करते, मतलब कर भी रहे होते तो भी हम उसको नहीं सुन रहे होते, तब मैडम बोलती है यू आर फिजिकली इन द क्लास बट मेंटली यू आर समवेयर आउट, जो कल भी मैं बता रहा था. तो लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू मेक योर लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग आप करना चाहते हैं तो ये टूल्स जो आपके फैक्टर है उनको ध्यान रखना है. आई टू आई कॉन्टेक्ट. नंबर 2, जेस्चर्स. जेस्चर्स जैसे कि आपको बात समझ आ गई तो टीचर आपसे पूछते हैं हो आ गया समझ, तो आप यस मैम बोलते हो या फिर गर्दन ऐसे कर देते हो. तो दिस इज द जेस्चर विच इंश्योर कि आप उनकी बात सुन रहे हो. अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन. अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन के अंदर ये आता है कि बाहर की तरफ ध्यान नहीं देना, जो बात चल रही है उसी को ध्यान देना, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान नहीं देना. गिविंग फीडबैक. यस मैम समझ आ गया. दिस इज ऑल्सो द फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्टिव लिसनिंग.
नाउ स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है हमारी क्या स्टेजेस आती हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए। द 5 स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग आर एज फॉलोज। नंबर 1 रिसीविंग, जो आपने जो चीज़ें सुनी, मतलब लिसनिंग स्टार्ट्स विद दिस, जो आप सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हो, रिसीव किया आपने, उसको समझा, सेकंड स्टेज, उसको समझा, उसको रिमेंबर, अपनी स्टोर में अपने दिमाग में स्टोर किया। देन इवेल्युएटिंग, आपने उस बात को समझने के बाद उसको इवेल्युएट किया, उसको चेक किया कि वो सही है नहीं है, एंड देन यू रिस्पॉन्ड। अब आप कहोगे सर ये 5 स्टेजेस ये कैसे होते हैं? ये हम लोग हमारी लाइफ में हमारे साथ होते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी होते हैं कि जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको लगे अच्छा यार 5 स्टेजेस होते हैं मेरे लिसनिंग में। जी बिल्कुल, आपकी लिसनिंग में 5 स्टेजेस होते हैं। तो आप जब सामने वाले को सुनते हो, उसको रिमेंबर, उसकी बात रिटेन हो जाती है, और तो उसको आप इतनी जल्दी में इवेल्युएट करते हो, और इवेल्युएट करने के बाद यू रिस्पॉन्ड। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। रिसीविंग किया, अंडरस्टैंड किया, रिमेंबर, इवेल्युएट एंड रिस्पॉन्डिंग। नाउ हाउ टू एंश्योर एक्टिव लिसनिंग। अपनी एक्टिव लिसनिंग को कैसे एंश्योर करें कि हमारी जो लिसनिंग जो चल रही है वो एक्टिव है। तो अभी जो ऊपर ही समझाया एक्टिव लिसनिंग के, जो मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाए, इसके ऊपर एक आपको एक वर्ड दे रहा हूं, रिस्पेक्ट। जब हम इसको भी याद करने का आसान तरीका है कि अगर हमें अपनी एक्टिव लिसनिंग करनी है, तो अगर मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट देता हूं तो मैं उसकी बात बहुत ध्यान से सुनूंगा। तो अब इसी रिस्पेक्ट वर्ड से, इस एनोनिमस से मैंने आपके लिए फैक्टर्स बनाए हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स। नंबर 1, आर स्टैंड फॉर रिमूव डिस्ट्रैक्शन। रिस्पेक्ट से पहला आर, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको अपनी एक्टिव लिसनिंग करनी है तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो। ई स्टैंड फॉर आई कांटेक्ट, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट शो, एस, शो दैट यू आर लिसनिंग, जेस्चर्स जो थे, थ्रू जेस्चर आया। देन नेक्स्ट पे अटेंशन एंड फोकस ऑन द स्पीकर इज सेइंग, पी फॉर पे अटेंशन। Then empathize and feel emotion of the speaker। जो वो बता रहा है उसको फील करो, उसको एम्पैथी दिखाओ कि जो आपको जो चीज़ें बता रहा है उसके प्रति योर बॉडी लैंग्वेज शोज द एम्पैथी। हाँ, मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो उससे आपकी लिसनिंग और अच्छी होती है। क्लैरिफाई डाउट्स, रिस्पेक्ट का ई खत्म, देन सी क्लैरिफाई डाउट्स, आस्क क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपको अपनी लिसनिंग और इफेक्टिव बनानी है, एक्टिव लिसनिंग करना है, तो इफ़ यू आस्क क्वेश्चन तो लगेगा कि हाँ ये बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, तो यानी कि इट इज़ एक्टिव लिसनिंग इज गोइंग ऑन व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन। ट्यून योर सेल्फ इन टू द टाइमिंग ऑफ अ स्पीकर, और अपने आप को उस, अच्छा इसमें इस जो ट्यून वर्ड है, ट्यून योर सेल्फ, रिस्पेक्ट टी वर्ड से यह इसको निकाल के लाया। अदरवाइज इसमें जो हमने ऊपर फैक्टर्स, यानी जो कल वाली क्लास में मैंने जो बताया था, उसमें एक पॉइंट था कि डिस्ट्रैक्शन नहीं करना। डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे स्टैंड है कि कई बार हम लोग, एक सामने वाला बोल रहा होता, हम बीच में पूछ लेते हैं हाथ खड़ा करके, एक्सक्यूज मी मैम ये बता, अरे पहले उसको खत्म होने दो यार, इंटरप्ट मत करो उसको बीच में। इससे आपकी लिसनिंग जो होती है बाकियों को भी डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो अगर आपको एक एक्टिव लिसनिंग चाहिए, पहले आराम से पूरा उसको खत्म होने दो, उसको सुन लो। तो ट्यून योर सेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, लेट द स्पीकर कंप्लीट, उसके बाद बोलो। सो दीज आर द फैक्टर्स और एलिमेंट्स फॉर योर एक्टिव लिसनिंग। तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, बैरियर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब ये बैरियर क्या है यार, ये बैरियर और फैक्टर क्या है? ओवरकमिंग बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। जब हम सुन रहे होते हैं उसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं। सो हाउ अ फैक्टर कैन बिकम अ बैरियर। ये फैक्टर जो अभी आपने पढ़े, यही फैक्टर कभी कभी रिस्पेक्ट जो फैक्टर दिया आपको, यही आपके बैरियर बन जाते हैं। तो इनको कैसे ओवरकम करें? तो सबसे पहला फैक्टर आया बीइंग प्री ऑक्यूपाइड।
मे नॉट बी लिसनिंग टू अ पर्सनल वेरी केयरफुली। अब ये प्री ऑक्यूपाइड फैक्टर था, ये बैरियर कैसे बना कि आप किसी और काम में बिजी थे, आपने सामने वाले को सुना ही नहीं। तो अब इसमें क्या करते हैं, डू नॉट लेट इमोशन टेक ओवर योर माइंड, कीप अवे फोन एंड डिजिटल डिवाइसेस। इन सब चीज़ों को, अपने प्री ऑक्यूपाइड हो, उन कामों को हटाओ, पहले सामने वाले को सुनो। नेक्स्ट, नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। यू मे नॉट बी, शोर आ रहा है तो आप नहीं सुन पाओगे, तो क्रिएट ऐसी जगह पे जाके बैठो जहाँ पे शोर ना हो। तीसरा, पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट। जब हम सामने वाले को सुनने बैठते हैं तो अपना एक माइंडसेट बना, यार इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता। जब ये माइंडसेट लेके बैठोगे तो तुम बिल्कुल ये बैरियर बन जाएगा और तुम समझ। तो अवॉइड डेवलपिंग बायसेस, मतलब अपनी एक सोच जो बना रखी है उसको लेके या दूसरों की सुन के उसको हटाओ। देन पर्सनल फैक्टर, शायद तुम्हारा मन नहीं कर रहा सुनने का या उसके एग्जाम्पल आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो अलाउ द अदर पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन रिस्पॉन्ड। उसको बोलने दो, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करना, जो अभी मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट, ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आई शेयर दिस इन द दैट, नीचे कमेंट उसमें डाल दूंगा आपको लिंक में, तो आप यहाँ से वो सब चीज़ें देख सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन करनी है, फैक्टर इफेक्टिंग एक्टिव लिस्टिंग क्या होती है, मटेरियल रिक्वायर्ड, नोटबुक, पेन, प्रोसीजर, इसको बनाओ, एक ग्रुप बना के आप देख लेना इसे। तो मूविंग अहेड, एक्टिविटी 2 भी दे रखी है, एक्टिविटी 3, देन कुछ क्वेश्चनेयर बना रखे हैं इसके ऊपर, वेयर यू कैन चेक योर प्रोग्रेस, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिस्टिंग। अभी अभी हमने पढ़े स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिस्टिंग क्या था, पहले आप सुनते हो, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसको रिमेंबर करते हो, फिर इवेल्युएट करते हो और फिर रिस्पॉन्ड करते हो। तो वो बोल रहे हैं इसमें से कौन सा उसका स्टेज नहीं है, तो रिसीविंग है, अंडरस्टैंडिंग है, इवेल्युएटिव है, नॉन रिस्पॉन्डिंग ये नहीं है, तो राइट आंसर इज सी। तो इस तरह से एमसीक्यू में तो आना ही है भाई, 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसे इस पार्ट से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मूविंग डाउन, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, और अब यानी कि एक पार्ट हमारा सेशन 1 कंप्लीट हो गया ऑन द लिसनिंग। तो सेशन 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच that we will start in our next class. So thank you so much for watching Gaurav sir की class. कोई भी डाउट हो तो feel free to ask me a question in the comment box, और आई हो और आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। So thank you so much and see you in the next class. Till then, take care of yourself. Bye all of you.